पांचवा पाठ, अवधान और प्रत्यक्षीकरण। जब आप एक व्यस्त सड़क से गुजरते हैं तो आपकी इंद्रियों को अनेक उद्दीपन उत्तेजित करते हैं, लेकिन इनमें से आप केवल बहुत ही कम उद्दीपनों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, विभिन्न रंग की वेशभूषा वाले अनेक लोग आपके आसपास से गुजरते हैं। कार तथा बसें आसपास की सड़कों से गुजरती हैं और दुकानें व भवन भी आपके ध्यान को आकृष्ट करते हैं। बहरहाल, उपलब्ध उद्दीपनों में से केवल एक छोटा सा और चुना हुआ हिस्सा ही व्यक्ति के ध्यान में प्रोसेसिंग के लिए रह जाता है और शेष सारे उद्दीपन छटकर ध्यान से हट जाते हैं। उद्दीपन के लिए चयनित प्रतिक्रिया अथवा उद्दीपन की रेंज, दूरी, की इस प्रक्रिया को अवधान कहा जाता है। वापस बोल रही हूँ, उद्दीपन के लिए चयनित प्रतिक्रिया अथवा उद्दीपन की रेंज की इस प्रक्रिया को अवधान कहा जाता है। इस प्रकार अवधान उन सभी प्रतिक्रियाओं का अवलोकन करता है जिसके द्वारा हम चयनित चीजों का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, का प्रत्यक्षीकरण होता है। आपने इस पाठ में पढ़ा, हमारे आसपास के संसार के बारे में जागरूक होना है कि हमारे पास 10 ज्ञानेंद्रियां होती हैं जो कि बाहरी तथा भीतरी संसार के बारे में हमें सूचना उपलब्ध कराती हैं, परंतु कुछ केंद्रीय विनियामक यंत्रावली चयनित सूचना को पकड़ती है। आपके घर की छत पर लगा हुआ डिश एंटीना उन सभी संकेतों को पकड़ सकता है जो कि वहां पर सुलभ है, परंतु टेलीविजन सेट में लगा हुआ ट्यूनर केवल उन्हीं संकेतों का चयन करता है जिसे आप देखना चाहते हैं और अन्य संकेतों को छांटकर अलग कर देता है। इसी प्रकार बड़ी मात्रा में मौजूद उद्दीपनों से जो कि बाहरी देश में उपलब्ध होती हैं, चयनित उद्दीपन के प्रत्यक्षीकरण को अवधानात्मक प्रक्रियाएं सीमित करती हैं। इस प्रकार अवधानात्मक प्रक्रियाओं में भावी प्रोसेसिंग के लिए चयनित सूचना को ट्यूनर फिल्टर करता है, जो कि अंततः प्रत्यक्षीकरण को उत्पन्न करता है। ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारे आसपास की दुनिया से बहुत सारे उद्दीपन हमेशा हमारे ध्यान को आकर्षित करने के लिए मौजूद रहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कुछ ही उद्दीपनों पे जाता है जो आगे जिनका प्रत्यक्षीकरण होता है, यानी हम उन्हें समझते हैं या उनसे अर्थ जोड़ते हैं। जो सारे उद्दीपन हैं हमारे वातावरण में, वो सारे के सारे प्रत्यक्षीकरण तक नहीं पहुंचते हैं। कुछ पहुंचते हैं जिन पे हम ध्यान देना चाहते हैं और बाकी के छट जाते हैं। अवधान तथा इसकी संघटक प्रक्रियाएं। अवधान एक केंद्रीय प्रक्रिया है और प्रत्यक्षीकरण बिना अवधान की प्रक्रियाओं के संभव नहीं है। इसका मतलब अवधान प्रत्यक्षीकरण से पहले होता है। अवधान प्रक्रियाएं हमारे प्रत्यक्षीकरण के संगठन में तथा अन्य संज्ञानात्मक कार्यों में विभिन्न कार्यों का निष्पादन करती है। अवधान के विभिन्न कार्य हैं: सावधान सतर्क करना, चयनित करना, सीमित क्षमता चैनल, सतर्कता। आइए इन कार्यों का संक्षिप्त रूप से परीक्षण करें। पहला, सावधान करना। एक बिल्ली चूहे के बिल को ध्यानपूर्वक अर्थात सावधानी से देखती रहती है। यदि आप इस स्थिति में बिल्ली को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिल्ली के कान की दिशा चूहे के बिल की तरफ है। आंखें परिवर्तित होकर बिल की तरफ ध्यान से देखती हैं। चारों पैर की मांसपेशियां पूर्ण सावधानी की स्थिति में होती हैं। शिकार को पकड़ने के लिए बिल्ली में पूर्ण मनोवैज्ञानिक तथा मानसिक तैयारी देखने को मिलती है। यह सावधानी का एक उदाहरण है जिसे हम अवधान की सावधानी कार्य कहते हैं। आपने देखा होगा कि बिल्ली आने पास सतर्कता संबंधी उपलब्ध सभी संसाधनों को विनियोजित करती है। उसका यह प्रदर्शन अवधान की सावधानी प्रतिक्रिया को इंगित करता है। आइए अवधान की सावधानी प्रक्रिया को प्रतिपादित करने के लिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। जब एक अध्यापक कक्षा में विद्यार्थी को इस बात को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहता है कि वह क्या पढ़ा रहा है,
इसका मतलब है कि विद्यार्थी स्वैच्छिक रूप से ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है जिससे कि वह कक्षा में मानसचित्र, रिसेप्ट तथा अवधान रहने के लिए तैयार रहे। इस अर्थ में हम क्रमशः संसाधन होते हैं। इसका मतलब दो या इससे अधिक कार्य जिसके लिए जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रमण आवश्यक है, एक साथ नहीं किए जा सकते। बॉटल नेक केंद्रीय स्तर मस्तिष्क पर होता है, अर्थात मस्तिष्क दो या इससे अधिक कार्य एक साथ करने में सक्षम नहीं होता। इस मामले में मानव जातियों से कंप्यूटर बेहतर है, जिसमें कि समानांतर रूप से सूचना का प्रक्रमण किया जा सकता है। यह बोलना चाह रहे हैं कि हम अपना अवधान किसी एक जगह सावधानी से लगा सकते हैं, जैसे कि बिल्ली चूहे के बिल की तरफ लगा रही है, और ये कि मानव एक समय पे अधिक कार्यों पर अपना ध्यान नहीं लगा सकता। दो या इससे अधिक कार्य जिसके लिए जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रमण यानी जटिल प्रोसेसिंग, जटिल मानसिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता है, वो हम साथ में नहीं कर सकते। जैसे हम गणित का कोई मुश्किल सवाल और उसके साथ मनोविज्ञान के ये मुश्किल शब्द को याद करना, ये दोनों क्रियाएं हम साथ में नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों को बहुत ज्यादा संज्ञानात्मक प्रक्रमण की आवश्यकता है। पर कंप्यूटर जो है वो एक समय पर बहुत सी सूचना का प्रक्रमण कर सकता है। एक मिनट। चौथा है सतर्कता कार्य। कार्य पर निरंतर ध्यान बनाए रखना कुछ समय के लिए रडार स्क्रीन पर देखने जैसा लगता है, जिसे सतर्कता अथवा अनवरत अवधान बनाए रखना कहा जाता है। इससे यह पता चलता है कि लंबी दूरी के टैक्सिंग के कार्य को करना, विशेषकर यदि कार्य एक समान रूप का हो और जिसके कारण कार्य निष्पादन में गिरावट होती है। निम्नलिखित गतिविधि को करके आप सतर्कता के बारे में अच्छी तरह समझ सकेंगे। यह बोलना चाह रहे हैं कि अगर एक जैसा काम हमें बहुत लंबे समय तक करना हो, तो उसको करने में एक गिरावट होती है, यानी जितना अच्छे से हम शुरुआत में कर पाते हैं, उतनी ही अच्छे से हम उसे समय बीतने के बाद नहीं कर पाते हैं। वास्तविकता के संसार का सृजन, प्रत्यक्षीकरण। हम त्रिआयामी दुनिया के साथ रहते हैं और इनसे संबंध रखते हैं, जिसमें विभिन्न आकारों और स्वरूपों तथा रंगों की वस्तुएं होती हैं। सामान्यतः बाहरी विश्व के संबंध में हमारा अनुभव बिल्कुल सही और गलती विहीन होता है। बहरहाल हमें अनेक भ्रम होते हैं, जैसे रात्रि में एक रस्सी का प्रत्यक्षीकरण सांप जैसा होता है। इस संसार में अस्तित्व बनाए रखने तथा जिंदा रहने के लिए हमारे वातावरण से हमें सही सूचना प्राप्त होनी चाहिए। यह सूचना हमारे सभी 10 ज्ञानेंद्रियों द्वारा एकत्रित की जाती है। इनमें से 8 बाहरी, दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद, स्पर्श, गर्माहट, सर्दी तथा दर्द, और 2 आंतरिक तथा गहन इंद्रियां जैसे प्रघ्राणक, वेस्टिब्युलर एवं गतिबोधक होती हैं। आपने इंद्रिय प्रक्रियाओं से संबंधित पाठ का अध्ययन पहले ही कर लिया, और इस अनुच्छेद में आप प्रत्यक्षीकरण के बारे में सीखेंगे। सूचना से कैसे हम एक वास्तविक संसार का निर्माण करते हैं, जिन्हें कि हम ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त करते हैं। ज्ञानेंद्रिय तथा प्रत्यक्षीकरण के बीच की सीमा को
का स्पष्ट चित्रण नहीं है, जहाँ स्वेच्छा से एक समाप्त होता है और दूसरा शुरू होता है। ज्ञानेंद्रिय तथा प्रत्यक्षीकरण के बीच विभाजन वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए किया गया है। अधिकांश मनोवैज्ञानिकों ने प्रत्यक्षीकरण को इंद्रियों की व्याख्या के रूप में समझा है। ये बोल रहे हैं कि इंद्रियों से जो हम सूचना अंदर लेते हैं और फिर मस्तिष्क उसका प्रत्यक्षीकरण करता है, इन्हें दो भाग में हमने हमारी समझ के लिए बांटा है, पर हमारे मन में या हमारे अंदर ये दो अलग अलग खंडों में नहीं होता है। यह एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। अधिकांश मनोवैज्ञानिकों ने प्रत्यक्षीकरण को इंद्रियों की व्याख्या के रूप में ही समझा है। वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रयोजन से हमें इंद्रिय प्रणाली पर ध्यान देना होगा, जिसमें ज्ञानेंद्रियों, ट्रांसडक्शन, एफ्स्टे न्यूरॉनों के माध्यम से तंत्रिका कोशिकीय उद्दीपनों के संचरण द्वारा उद्दीपनों की प्राप्ति तथा वह मस्तिष्क में उपयुक्त स्थान पर पहुंचना शामिल है, जैसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के ऑक्सीपिटल खंड में दृश्य उद्दीपन पहुंचता है। जो इसके पहले के पार्ट में हमने पूरी प्रक्रिया पढ़ी है कि किस तरह से इंद्रियों से जो ऊर्जा है उसका आवेग में परिवर्तन होता है, जिसे ट्रांसडक्शन कहते हैं, और ग्राहक न्यूरॉन के माध्यम से इन उद्दीपनों को संचरण द्वारा मस्तिष्क के उपयुक्त स्थान पे भेजा जाता है। जैसे कि पीछे की तरफ वल्कल के पीछे वाले हिस्से में दृष्टि का प्रत्यक्षीकरण होता है, तो आंखों के ग्राहक कोशिकाओं से जो रेटिना में है, दृष्टि पटल में, वहां से सूचना जो है मस्तिष्क तक जाती है और वहां उसका प्रत्यक्षीकरण होता है। इस खंड में आप अध्ययन करेंगे कि कैसे हमारी ज्ञानेंद्रियां बाहरी तथा आंतरिक संसार से सूचना को एकत्रित करती हैं। इसके अतिरिक्त पिछले अनुभव, ज्ञान, स्मृति, प्रोत्साहन, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, मान्यताओं तथा व्यवहार आदि को ध्यान में रखते हुए आंतरिक प्रणाली से मस्तिष्क संकेतों के इंद्रिय को बाहर भेजता है, जो कि इसे विभिन्न ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त करता है। अतः कैसे हम बाहरी संसार से सूचना को प्राप्त करते हैं और आंतरिक प्रणाली की सहायता से हम वास्तविकता के संसार का निर्माण करते हैं, इस सब का हम प्रत्यक्षीकरण में अध्ययन करेंगे। हम पहले ही प्रत्यक्षीकरण में अवधान की भूमिका पर विचार कर चुके हैं। अतः हमारे पास बाहरी संसार से उद्दीपन के बहुविध तथा मिश्रित प्रकृति उपलब्ध है और अवधान प्रक्रियाओं के प्रचालन से हम कुछ चुनी हुई सूचना प्राप्त करते हैं और उनमें से कुछ सूचनाएं छट जाती हैं। अधोलिखित अनुच्छेद में आप प्रत्यक्षीकरण के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन करेंगे। आकृति का प्रत्यक्षीकरण। आकृति तथा रूप शब्द अक्सर एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। आकृति प्रत्यक्षीकरण के अध्ययन से अनेक प्रश्न उठते हैं, जो कि इस प्रकार है। कैसे हमें आकृति का प्रत्यक्षीकरण होता है? आकृति तथा रूप अथवा सीख का प्रत्यक्षीकरण करना क्या हमारी योग्यता है? किस आधार से कैसे हम चित्र को अलग अलग करते हैं? क्या कोई विधि है जो कि प्रत्यक्षीकरण से संगठन को संचालित करता है? भ्रांतियां क्या हैं और ये कैसे ये भ्रांतियां होती हैं? ये कुछ प्रश्न है जिसका कि हम इस खंड में स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। आकृति पृष्ठभूमि। आकृति पृष्ठभूमि सदैव आकृति से पूर्व देखी जाती है। निकटता, समीपस्थ वस्तुएं समूह के रूप में देखी जाती है। निरंतरता, जो वस्तुएं निरंतर बनी होती है एक समूह का प्रतिमान होती है। बंद आकृति, पूर्ण आकृति देखने की वृत्ति। समानता,
समान वस्तुएं समूह के रूप में देखी जाती है। आकृति अथवा रूप दृश्यता के क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कि दृश्यमान रूपरेखा द्वारा शेष क्षेत्र से आरंभ होता है। सन 1935 में बेरनेर ने यह प्रतिपादित किया कि आकृति अथवा रूप के प्रत्यक्षीकरण में कैसी रूपरेखा और उसकी भूमिका है। एक आकृति की परिकल्पना के लिए उस आकृति की रूपरेखा इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि वह उस आकृति को स्पष्ट कर सके। उदाहरण के लिए चित्र 5.1 देखें, जिसमें रूपरेखा स्पष्ट रूप से एक ऐसी फील्ड को चित्रित करता है जो कि एक गोला है। यदि रूपरेखा अस्पष्ट अथवा कमजोर होती है तो आकृति भी अस्पष्ट नजर आती है। आकृति और पृष्ठभूमि। कल्पना करें यदि आकृति और पृष्ठभूमि में पृथक्करण नहीं होता तो हमारे लिए संसार कितना भ्रमपूर्ण हो गया होता। शायद प्रत्यक्षीकरणात्मक संगठन संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए 5.1 देखें, जिसमें अनियमित आकृति को चित्र के रूप में स्पष्ट दिखाया गया है और पेज को पृष्ठभूमि के रूप में दिखाया गया है। दूसरा उदाहरण, आपके अध्यापक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा जाता है वह चित्र होता है और ब्लैक बोर्ड एक ग्राउंड पृष्ठभूमि के रूप में होता है। आप ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए शब्दों को तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक कि चित्र शब्द ग्राउंड से अलग नहीं होते। हमारा दृष्टि क्षेत्र हमारे आसपास के वातावरण में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है का कुछ क्षेत्र चित्रों के लिए पृथक होता है और शेष बैकग्राउंड के लिए होता है, जिसके कारण चित्रों का प्रत्यक्षीकरण होता है। आकृति के प्रत्यक्षीकरण के लिए चित्र ग्राउंड का पृथक्करण होना आवश्यक है। यह न केवल दृष्टि प्रत्यक्षीकरण की विशेषताएं हैं, बल्कि यह सभी ज्ञानेंद्रियों में होता है। उदाहरण के लिए जब आप संगीत सुनते हैं तो संगीत की आवाज वाला भाग जो संगीत का गाता है चित्र होता है और यांत्रिकीय ध्वनि इंस्ट्रूमेंटल पार्ट पृष्ठभूमि के रूप में विकलता है। यदि श्रोतागण संगीत का इंस्ट्रूमेंटल पार्ट चित्र सुनना चाहते हैं तो आवाज ध्वनि ग्राउंड के रूप में हो जाता है। चित्र तथा पृष्ठभूमि के बीच अंतर की नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है। चित्र की एक आकृति होती है जबकि ग्राउंड आकृति विहीन होता है। ग्राउंड चित्र के पीछे दिखता है। चित्र में वस्तु की कुछ विशेषताएं होती हैं जबकि बैकग्राउंड वस्तु के आकार जैसा नहीं दिखता। चित्र सामान्यतः सामने उभरा हुआ दिखता है जबकि ग्राउंड उसके पीछे दिखता है। चित्र अधिक आकर्षक, सार्थक तथा अच्छी तरह से स्मरण करने वाला होता है। तो जो पहली चीज ये बोल रहे हैं प्रत्यक्षीकरण के बारे में, वह है हमारी दृष्टि से जुड़ी हुई कि हम जब भी किसी चीज को देखते हैं तो वो हमें आकृति और पृष्ठभूमि के तरह दिखती है। यानी एक बैकग्राउंड दिखता है और उस बैकग्राउंड के सामने उभरती हुई एक आकृति दिखती है। अगर दीवार पे कोई फ्रेम या पिक्चर टंगी हो तो दीवार जो है वो पृष्ठभूमि बनती है और उसके ऊपर जो फ्रेम है वो हमें आकृति दिखती है, तो हमारा ध्यान आकृति के ऊपर जाता है। वैसे ही जब ब्लैक बोर्ड पे कोई टीचर कुछ लिखता है तो ब्लैक बोर्ड बैकग्राउंड दिखता है और चौक से जो लिखा हुआ है वो आकृति हमें सामने से उभरती हुई दिखती है, जिसके कारण हम उसे पढ़ पाते हैं। चित्र पृष्ठभूमि के संगठन के निर्धारक। जर्मनी के गेस्टॉल्ट मनोवैज्ञानिक मुख्य रूप से कोहलर, कॉफका तथा वडाइमर ने बताया कि प्रत्यक्षीकरण संगठन के लिए मस्तिष्क में स्वाभाविक क्षमता होती है। उन्होंने संगठन की विधियों की पहचान की जिसके कारण हमें वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण होता है। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि प्रत्यक्षीकरण के संगठन के लिए मस्तिष्क में निहित विद्युतीय क्षेत्र उत्तरदायी होता है। वे चित्र पृष्ठभूमि पृथक्करण के अनुसंधान में भी रुचि रखते थे।
पृष्ठभूमि के सामने चित्र कैसे उभर कर दिखाई देता है? प्रत्यक्षात्मक संगठन की विधियां। पहला, अच्छा रूप, प्रेग्नांस की विधि। यह विधि बताता है कि प्रत्यक्षात्मक संगठन सदैव अच्छे के रूप में रहेगा, जैसे कि मौजूदा स्थितियां स्वीकार करे। साधारण से साधारण संगठन आवश्यक आंशिक ज्ञानात्मक प्रयास सदैव निर्गत करेगा। प्रेग्नांस का अर्थ है जिसको हम अति साधारण संगठन के रूप में प्रत्यक्षीकरण करें, जो कि उद्दीपन पद्धति में सटीक हो। इसका अर्थ ये है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो उसको समझने का जो सबसे आसान तरीका है, यानी उद्दीपन के संगठन का जो सबसे ज्यादा साधारण रूप है, हम उसे उसी तरह से समझेंगे। दूसरा, निकटता। सभी उद्दीपन जो कि स्थान अथवा समय पर साथ साथ होते हैं को साथ साथ व्यवस्थित करना होगा। चित्र 5.4 में आज ऊर्ध्व खड़ी लाइनों के 3 समूह देख सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि एक एक लाइन को देखने में कठिनाई होती है। निकटता का नियम, आप चित्र देख सकते हैं कि आपको जो लाइनें हैं वो समूह में दिख रही हैं, यानी आप 3 समूह देख रहे हैं, आप 6 लाइनें नहीं देख रहे हैं। तीसरा है समानता। अन्य चीजों को जो बराबर हो वो वे तत्व जो संरचना में समान हो अथवा जिन चीजों की विशेषताएं समान हो को एक समूह में रखा जाएगा। नीचे दिए गए चित्र में समानता का नियम आप देख सकते हैं कि जो सारे चौकोर हैं वो आपको एक जैसे दिख रहे हैं, जो सारे ट्रायंगल्स है त्रिभुज वो एक दिख रहे हैं, एक ग्रुप दिख रहा है, और जो सारे सर्कल्स हैं वो एक ग्रुप दिख रहे हैं। यानी कि आप 5 स्क्वायर, 5 ट्रायंगल और 5 सर्कल नहीं देख रहे हैं, आप एक स्क्वायर्स की लाइन, एक ट्रायंगल्स की लाइन और एक सर्कल्स की लाइन देख रहे हैं। इसको कहते हैं समानता। चौथा, बंद आकृति। एक अधूरा चित्र एक पूर्ण चित्र के रूप में दिखाई देता है। एक ऐसा चित्र है जिसमें 5.5 में एक ऐसा चित्र है जिसमें अधूरी लाइनें हैं, इन लाइनों के बीच में अंतर है। यह एक त्रिभुज के रूप का प्रत्यक्षीकरण कराता है, जबकि वास्तव में इसकी भुजाएं अधूरी है। एक क्लोजर व्यक्तिनिष्ठ रूपरेखा का आभास के समान होता है। 5.5 में हम देख रहे हैं कि त्रिभुज जो है वह पूरा जुड़ा हुआ नहीं है, उसके कोनों में गैप है, लेकिन फिर भी हमें ये त्रिभुज के रूप में दिख रहा है क्योंकि हम पूर्ण चित्र देखते हैं, यानी अधूरा चित्र भी हमें पूर्ण दिखाई देता है, बंद आकृति जैसा दिखाई देता है। विभ्रम। विभ्रम यानी भ्रम। विभ्रम गलत प्रत्यक्षीकरण को कहते हैं, जो कि इंद्रिय सूचना की गलत व्याख्या के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। विभ्रम को गलत प्रत्यक्षीकरण के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई मोटी रस्सी अंधेरे में एक किनारे पर पड़ी हो तो वह एक सांप के रूप में दिखाई पड़ती है, यानी वो रस्सी है, सांप नहीं है, लेकिन हमें भ्रम होता है कि हमें सांप दिख रहा है। भ्रांतियां एक सामान्य घटना के रूप में होती हैं जिसकी अनुभूति सभी मानव प्रजातियों एवं जानवरों द्वारा की जाती है। भ्रांतियां यानी भ्रम। आपको चंद्रमा के विभ्रम का अनुभव अवश्य हुआ होगा। चंद्रमा दिगंत यानी होराइजन में शीर्ष बिंदु पर स्थित चंद्रमा की तुलना में अधिक बड़ा दिखाई देता है। हम जानते हैं कि दिगंत अथवा शीर्ष बिंदु पर स्थित चंद्रमा का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर एक समान होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के समान दूरी पर स्थित होता है। बहरहाल इसके आकार में काफी अंतर का प्रत्यक्षीकरण होता है। आकार और दूरी के बीच संबंधता का यह एक उदाहरण है। बहुत समय पहले हेल्महोल्ट्ज ने कहा
ने बताया कि आकार के संबंध में अनुमान दूरी के अनुमान पर निर्भर करता है। उदाहरणार्थ, रेटिना का कोण स्थिर होता है। यदि एक वस्तु के दूरी का अनुमान उसके वास्तविक दूरी से अधिक है, तो उसके वास्तविक आकार की अपेक्षा प्रत्यक्षीकरण किया गया आकार बड़ा होगा और विपरीत स्थिति में इसके प्रतिकूल वस्तु का आकार दिखाई देगा। यह दृढ़तापूर्वक कहा जा सकता है कि रेटिना इमेज दृष्टिपटलीय प्रतिबिंब के समान रहने पर दिगंत में स्थित चंद्रमा की दूरी का प्रत्यक्षीकरण जेनिथ में स्थित चंद्रमा की दूरी से अधिक होता है। अतः दिगंत में स्थित चंद्रमा का आकार शीर्ष बिंदु पर स्थित चंद्रमा के आकार की अपेक्षा बड़ा दिखाई देता है। ज्योमितीय विभ्रम। यहाँ पर कुछ विभ्रम दी गई है जिन्हें कुछ लाइनें खींचकर प्रदर्शित किया गया है। इन सभी को ज्योमेट्रिक विभ्रम कहा जाता है। सबसे अधिक प्रसिद्ध है म्यूलर लायर विभ्रम, जो कुछ ज्योमितीय विभ्रम के लिए 5.6 चित्र देखें।